आप सभी को प्रणाम और सभी दर्शकों को भी प्रणाम जो हमारे साथ अभी जुड़ रहे हैं और जुड़ने वाले हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि अटूट बंधन परिवार में हम सभी किसी न किसी पुस्तक पर, किसी न किसी साहित्यकार से बातचीत करते हैं, उनसे रूबरू होते हैं, उनकी लेखनी को और उनकी जो कृतियाँ हैं, उस पे विशेष चर्चा करते हैं। तो इस क्रम में आज अटूट बंधन परिवार की तरफ से मैं रेखा भारती मिश्रा आज मनीष वैद्य सर की पुस्तक वांग छी पर पुस्तक परिचर्चा के लिए उपस्थित हुई हूँ, जिसमें कई विशेष साहित्यकार हमारे बीच हैं वक्ता के रूप में और मनीष सर खुद भी यहाँ पे उपस्थित हैं। वो अपनी पुस्तक पर, अपनी कृतियों पर कुछ सवालों के जवाब भी देंगे और वो अपनी या संस्मरण और जो लेखन के क्रम में उनसे जो बातें हुई, जिन परिस्थितियों से गुजरे, वो भी हम सभी के बीच साझा करेंगे। तो कार्यक्रम की मैं शुरुआत करती हूँ और जैसे-जैसे मैं बुलाती जाऊँगी सभी का परिचय मैं भी देते देते जाऊँगी। सबसे पहले मैं आमंत्रित करूँगी श्रीमती वंदना वाजपेयी जी को। वो मुख्य वक्ता के रूप में यहाँ पे उपस्थित हैं, उनके साथ नलिन रंजन सिंह जी भी उपस्थित हैं। तो पहले वक्ता के रूप में श्रीमती वंदना वाजपेयी जी को मैं सादर आमंत्रित करती हूँ कि वो वांग छी कहानी संग्रह जो पुस्तक है मनीष वैद्य सर की, उस पुस्तक पे अपनी वक्तव्य टिप्पणियाँ जो हैं रखेंगी। वो बोले उनसे पहले मैं एक संक्षिप्त विवरण उनका आप सभी के बीच रख दूँ। इन्होंने कानपुर विश्वविद्यालय से एमएससी बीएड किया है। इनकी जो कहानी संग्रह और एक कविता संग्रह प्रकाशित हो चुकी है। इन्होंने दूसरी पारी पुस्तक का संपादन भी किया है। वंदना जी कई साझा संकलनों में भी इनकी कृतियां शामिल हैं और कई प्रतिष्ठित पत्र पत्रिकाओं में इनकी रचनाएं निरंतर प्रकाशित होती रहती हैं। वर्तमान में ये अटूट बंधन में कार्यकारी संपादक के तौर पर सक्रिय हैं। बता दूं कि इन्होंने दैनिक समाचार पत्र सच का हौसला में फीचर एडिटर, त्रैमासिक पत्रिका गाथांतर में कुछ अंकों में सह संपादन का कार्य का भी इनको अनुभव है। तो वंदना जी आपका सादर स्वागत है और कृपया आप वांग छी पुस्तक के बारे में अपनी बातें रखें कि दर्शक रूबरू हो सके इस पुस्तक में ऐसी क्या खास बातें हैं कि वो पढ़ने के लिए उत्सुक हो जाए। सभी सबसे पहले तो मैं सभी मंच पर उपस्थित सभी वक्ताओं को सादर नमन करती हूँ और मनीष वैद्य सर को बहुत-बहुत शुभकामनाएँ देती हूँ कि वो इतनी अच्छी पुस्तक लेकर के आए और मुझे वक्ता के रूप में चयनित करने के लिए रेखा जी आपका बहुत-बहुत आभार व्यक्त करते हुए मैं अपनी बात रखना चाहूँगी। इस संग्रह पर बात रखने से पहले मैं जानना चाहती हूँ उस अतीत में जब मैंने पहली कहानी किसी पत्रिका में पढ़ी थी। वैसे तो मैं मनीष सर जी की हर कहानी पढ़ती रही हूँ, चूहेदानी पढ़ी, वो मुझे इतनी अच्छी लगी कि उसके बाद तुरंत मैंने फुगाती का जूता सर्च किया और उसको परचेज करके पढ़ा। इसके बाद हर कहानी लगभग पढ़ती रही क्योंकि कहानियाँ इतनी इतनी गंभीर हैं और इतने उनमें कहानियों में इतना कहने को है कि पाठक एक बार पढ़ना शुरू करेगा तो वो इन कहानियों के आकर्षण से बच नहीं पाएगा। जब इस संग्रह पर मैं बात करती हूँ तो मैं ये देखती हूँ कि इस संग्रह की सारी कहानियाँ कहीं न कहीं गरीब, शोषित, वंचित, सर्वहारा वर्ग के साथ खड़ी हुई नज़र आती हैं। जिनकी आँखों के में निराशा है, जिनके सपने टूटे हुए हैं, जिनके दुःख दर्द हैं और जिनकी पीड़ाओं की बानगी ये सारी कहानियाँ कह रही हैं। इन कहानियों में एक खास बात है कि इसके बरक्स बाजार खड़ा हुआ है। बाजार जो सब कुछ लीलता चलता है, वो इंसानियत को लीलता है, व्यवसाय को लीलता है, वो लोगों के बीच के आपसी संबंधों को लीलता है, वो हुनरमंदों के हुनर को लीलता है और प्रेम जैसी निजी चीज को भी लीलता है। तो ये कहानियाँ इस तरीके से अगर पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि कहानियों में हम विकास के उस पहलू को समझने की कोशिश करते हैं जिसके पीछे इतना बड़ा विनाश हो रहा है। तो हमारे अंदर एक प्रश्न उठता है कि क्या हमें विकास इस विनाश की शर्त पर चाहिए। इसके अतिरिक्त जब मैं सर की कहानियों को, मनीष वैद्य जी की कहानियों को देखती हूँ तो मैं उसमें पाती हूँ कि उनमें बहुत सारे रूपक और बिंबों का प्रयोग किया गया है और रूपक और बिंब इतने अच्छे तरीके से वो कहानी में आते हैं कि पाठक उससे सहज ही जुड़ जाता है। इसके अलावा
उनकी कहानियों में मैं एक खास बात और देखती हूँ कि वो कहानियाँ जो हैं उनमें लोक कथाओं और लोक जीवन को बहुत समेटा गया है। ये कहानियाँ यहाँ पर एक बड़ी बात कर जाती हैं क्योंकि लोक कथाएँ जो धीरे-धीरे साहित्य से विलुप्त होती चली जा रही हैं, उनको कहानियों के माध्यम से इस तरीके से सहेजना कि वो कहानी का अंश बन जाएँ, वो मुझे एक बड़ी बात लगती है। कई कहानियों में मैंने ये देखा कि लोक जीवन को सहेजते-सहेजते उस संबंधित लोक कथा को भी सहेजा गया। इसके अतिरिक्त इस कहानी संग्रह की जो बात मैं देखती हूँ कि भाषा तो जैसे कि बहुत सरल सहज तो है ही है, जो हर पाठक उससे कनेक्ट कर जाता है और आसानी से जुड़ जाता है। लेकिन इसके साथ-साथ इस अगर किसी न्यूज़ को भी लिया गया है, किसी भी एक पंक्ति को लिया गया है, उस पंक्ति से इतना बड़ा रचनात्मक वितान रच देना, ये साधारण बात नहीं है। तो इस तरह से कहानियाँ बड़े फलक की कहानियाँ बन जाती हैं और हर कहानी में इतनी सारी पंचिंग लाइन्स हैं, जिसको मुझे नहीं लगता कि किसी वक्तव्य में समेटा जा सकता है, उसको तो पाठक पढ़ेगा तभी उसका आनंद ले सकता है। तो इन सारी खूबियों के साथ-साथ इन कहानियों को अगर मैं किसी भी संग्रह पे बात करती हूँ तो मुझे लगता है कि इनको छोड़ा जा सकता है, इन 5 कहानियों पे बात कर लें, इतना ही काफ़ी है, इन कहानियों पे ना करें, इतना काफ़ी है। लेकिन ये संग्रह ऐसा है वांछी जिसमें हर कहानी, हर किरदार ऐसा है जिसमें लगता है कि इस पे बात रखनी चाहिए, इस पे कुछ कहना चाहिए। तो जब मैं मनीष वैद्य जी के कहानी संग्रह की कहानियों के 16 कहानियों के रूबरू होती हूँ तो मैं उन्हें 4 भागों में बाँटती हूँ। एक तो स्त्री से संबंधित कहानियाँ, दूसरा कहानियाँ हैं जहाँ पर कलाओं का संरक्षण हो रहा है, तीसरी तरह की कहानियाँ हैं जहाँ जो बाज़ारवाद के बिल्कुल ठीक खिलाफ खड़ी हुई दिखाई दे रही हैं और चौथी मानवीय संवेदनाओं को उकेरती हुई कहानियाँ। तो सबसे पहले मैं अपनी बात रखूँगी स्त्री से संबंधित कहानियों पे, तो जहाँ पर मैं देखती हूँ कि वो स्त्री को बहुत सशक्त रूप में लाती हैं। एक मुझे आदरणीय शिवमूर्ति सर का एक कथन याद आ रहा है कि वो कहते हैं कि अगर महिला का जो दुश्मन है वो उससे जोड़ा है तो वो हारेगी तो जरूर, ऐसा तो नहीं है कि वो जीत जाए, जैसे कहते हैं ना कि स्त्री को जीतते ही दिखाना चाहिए, लेकिन वो लड़ रही है, संघर्ष कर रही है, ये दिखना चाहिए। तो इन कहानियों में वो जो स्त्री सशक्तिकरण है, जो स्त्री का संघर्ष है और लड़ने का जो उसका जज्बा है वो दिखाई देता है। और खास बात है कि इन कहानियों में जो स्त्री आई है वो इतनी सशक्त तरीके से अपनी बात कहते हुए आगे बढ़ती है, जिसके लिए मैं सबसे पहले उदाहरण देना चाहूंगी कहानी धाड़ावाली का। ये कहानी एक ऐसी जगह की कहानी है जहाँ पर पुराने जमाने के सेटअप है इस कहानी का, और जहाँ पर एक कोठी में एक बहू आई है और बहू के आने के कुछ दिनों बाद ही एक चिट्ठी आ जाती है कि ये डकैत जो है डकैती डालेंगे। पहले जमाने में हुआ करता था कि डकैत जो है इतने ताकतवर होते थे कि चिट्ठी डाल के आते थे और उसके बाद भी सब कुछ लूट के ले जाते थे। तो वो जब चिट्ठी डालते हैं तो सारे घर में जहाँ अभी शादी की खुशियाँ मन रही हैं, वहाँ पर गम का माहौल छा जाता है और लोग जो है वो दुखी हैं, सब लोग दुखी होने लगते हैं कि क्या होगा अब, तो ये शादी की सारी जो जेवरात, रुपया, पैसा सब कुछ लेकर के चले जाएंगे। वहीं पर जब डकैत आते हैं और आकर के जेवर और चोरी करने लगते हैं, तभी एक स्त्री जो है पुरुष के वेश में आकर के उनसे लड़ती है और इतना लड़ती है कि अपने प्राणों की आहुति भी दे देती है। उसी धाड़ा वाली कहानी एक सशक्त स्त्री को स्थापना करती है, जहां पर वो कहती है कि अगर स्त्री को जब एक बार वो धैर्य लांग लेती है तो वो अपनी सारी सीमाएं तोड़ करके हर संभव प्रयास करती है। कहानी इतनी खूबसूरती से बुनी गई है कि किस तरीके से वो धाड़ा वाली जो है नदी के दूसरे किनारे पर स्थापित है और नदी उससे शक्ति लेती है या नदी से धाड़ा वाली शक्ति लेती है, क्योंकि नदी को भी स्त्री का प्रतिबिंब माना गया है। जैसे कि मैंने पहले ही कहा था कि बहुत सारे बिंबों और प्रतीकों के साथ कहानी आगे बढ़ती है। तो नदी का जब प्रतीक माना गया स्त्री का, तो एक स्त्री दूसरी स्त्री से शक्ति ले रही है। कई कहानियों में मैंने देखा कि एक स्त्री दूसरी स्त्री से शक्ति ले रही है, यहाँ पर भी एक सशक्त स्त्री खड़ी होती है। उसी तरह से कहानी है गाथा, ये गाथा कभी खत्म नहीं होगी। ये कहानी भी एक ऐसी स्त्री की, ये कहानी शुरू होती है उन मजदूरों की व्यथा से जो कि
खादान में दब करके मर गए हैं। ऐसा पहले भी होता रहा है, पर इस बार चुनाव पास हैं। ये सारी कहानियां हमें समकाल से जोड़ती चलती हैं कि इस बार क्योंकि चुनाव पास हैं और ये सारे मजदूर दब गए, इसलिए इस बार इनकी बात सुनी जा रही है, देखा जा रहा है। लेकिन ये गाथा खत्म होगी कि नहीं, तो इसके पीछे वो एक लोक कथा लेकर के आते हैं, एक ऐसी नटनी की जो राजा के कहने पर एक ऐसी रस्सी पर चलने को तैयार तो हो जाती है जहाँ दो किनारों पर, लेकिन उसको अपने प्राणों की आहुति देनी पड़ती है। यानी सर्वहारा वर्ग के लिए कोई परिवर्तन नहीं आया है कि लोकतंत्र है कि राजतंत्र था, उसको उसी तरीके के दुखों का सामना करना पड़ता है। और एक सुंदर कथा वो बुनते हैं, लोक कथा इसमें शामिल करते हैं। ये बहुत बड़ी बात मुझे लगी कि जब वो लोक कथाओं को शामिल करते हैं और इस खूबसूरती से शामिल करते हैं कि हमें उस लोक से भी जोड़ देती, उस कथा से भी जोड़ देते हैं और इसके साथ साथ मूल कथा का वो अंग बन करके आती है। नहीं, कहीं नहीं लगता कि कहानी, चाहे धारावाली की कहानी हो, चाहे गाथा कभी खत्म नहीं होगी की कहानी हो, इसमें जो लोक कथा आ रही है उस नटनी की, वो कहीं से भी कहानी से अलग नहीं प्रतीत होती है। तो नटनी जो है वो राजा किस तरीके से दो पहाड़ों के बीच में रस्सी बांध देते हैं और वो नटनी उस पर चलती रहती है, दूसरे पार पहुंच जाती है, फिर हिम्मत करके चलती है। लेकिन राजा ने क्योंकि कहा था कि अगर तुम दोनों पहाड़ियों के बीच से पार कर जाओगी तो मैं तुम्हें आधा राज्य दे दूंगा, तो वो उसके साथ छल करते हैं और उसको किस तरीके से खाई में गिरने पर मजबूर हो जाती, गिर जाती है। इसी तरह से आज भी यही चल रहा है कि खदान में मजदूर दब रहे हैं और उसी तरह से उनका शोषण हो रहा है, लेकिन कोई भी उनकी बात को सुनने वाला नहीं है। चाहे आज भले ही लोकतंत्र हो, कई बार कहानियों में ये बात उठती है कि आज लोकतंत्र है, लेकिन सर्वहारा वर्ग के लिए क्या लोकतंत्र है? आज भी हम कहीं ना कहीं पूंजीवाद के आगे के तलवे तो चाटने को तैयार हैं, लेकिन हम लोकतंत्र होते हुए भी सर्वहारा वर्ग वहीं पे वहीं निराश खड़ा हुआ है। इसी तरह से एक अन्य कहानी है पूनम की रात। पूनम की रात एक बहुत सशक्त स्त्री की स्थापना करती है, जहां पर एक स्त्री है सावित्री, जो कि एक गरीब स्त्री है, लेकिन गांव का एक जमींदार या ठाकुर काणा जो है उसकी नजर उस स्त्री पर है। वो स्त्री इतनी समझदार है कि जब काणा उसे घेरता है तो खाली खुरपी दिखाती है, लेकिन उसको वो जानती कि अगर मैंने उसको अभी खुरपी दिखा दी तो मैं तो बच जाऊंगी। लेकिन वो जो काणा जो और स्त्रियों की इज्जत पे हाथ डालता है और उनके साथ गलत व्यवहार करने का प्रयास करता है और करता है, तो उसको नहीं रोक पाऊंगी। तो एक लड़की कितनी सशक्त होकर के एक स्त्री उभरती है जब वो एक पूरी प्लान बनाती है कि किस तरीके से जब पूरी भीड़ हो, उस भीड़ के सामने कहा जाए कि वो उसको प्रपोज करे और तब वो उसको चाटा मारे और तब वो उसको अपमानित करे। ये केवल एक स्त्री के सशक्त होने की बात नहीं, एक बहनापे की भी बात यहाँ पर ये कहानी करती है। तो बड़ी कहानी हो जाती है कि ये बहनापा है कि एक स्त्री केवल खुद को नहीं बचाना चाहती, बल्कि वो उन बहनों की भी रक्षा करना चाहती है जो उसके चुंगल में आ सकती हैं या उसका शिकार हो सकती हैं। इसके अतिरिक्त स्त्री से संबंधित अगर मैं कुछ और कहानियों की बात करूं तो वो कहानी है भूली भटियारिन का कुआं या नीले पंखों वाली चिड़िया और खिरनी। इन तीनों कहानियों को मैं एक साथ इसलिए लेना चाहूंगी क्योंकि ये तीनों कहानियों में कहीं ना कहीं प्रेम मूल तत्व है, लेकिन प्रेम के मूल तत्व होने के बावजूद भी कहानियों का स्वाद और उनका तरीका कहने का बिल्कुल अलग अलग और बहुत महत्वपूर्ण तरीके से कहा गया है। जैसे कि भूली भटियारिन का कुआं में एक ऐसी प्रेमिका है जो छली गई है, खिरनी में भी छली गई प्रेमिका है, लेकिन भूली भटियारिन की जो प्रेमिका है वो अपने प्रेम को, समर्पण को बनाए रखती है और एक कुआं जो है जो उसके नाम से प्रसिद्ध हो जाता है। यहाँ पर भी एक लोक कथा है कि भूली भटियारिन का जो कुआं है वो उसका पानी कभी नहीं सूखता, भले ही पूरे गांव के सारे कुओं का पानी सूख जाए। तो इस तरीके से कथाकार ये कहना चाहते हैं कि जो प्रेम है, जो समर्पण है, ये बिंब और प्रतीक है उस जल, ये जल उस प्रेम और समर्पण का प्रतीक है जो कभी नहीं सूखता, जिसको चाहे समाज स्वीकार ना करे, जिसको चाहे सत्ता स्वीकार ना करे, जिसको चाहे प्रेमी भी स्वीकार ना करे, भले ही प्रेम एक तरफा होकर के रह जाए, लेकिन ये प्रेम का जो संबंध है ये कभी सूखता नहीं है, हमेशा हरा बना रहता है, जिस तरह से कुआं हरा बना रहता है। तो प्रेम के उच्च पायदान पे स्थापित करती हैं भूली भटियारिन का कुआं में
इसी तरह से जब कहानी आती है नीले पंखों वाली चिड़िया, ये कहानी अगर मूल रूप से देखें तो स्त्री के संघर्ष की कहानी है। एक स्त्री जो पढ़ना चाहती है, एक स्त्री जिसके सपने हैं, जो किसी से विवाह करना चाहती है, लेकिन उसका विवाह, उसके सपने सब कुछ कुर्बान कर दिए जाते हैं उसकी शादी करने के लिए। जैसा कि आज भी होता आ रहा है समाज में कि स्त्रियों के लिए शादी इतनी महत्वपूर्ण मान ली जाती है कि उनके सपने, उनकी पढ़ाई, उनके मनपसंद जीवन साथी से ऊपर उनकी शादी मान ली जाती है। तो उस शादी को करने के लिए ये वो हाँ तो कर देती है, लेकिन मिलता क्या है? शादी में धोखा। ये कहानी बिल्कुल हमारे जो जीवन है उसके बरक को खोलती है कि शादियों में कितना झूठ बोला जाता है। झूठ बोला गया कि वो कहाँ पे नौकरी करता है, झूठ बोला गया कि वो उसको कितनी सैलरी मिलती है, कैसा उसका स्वभाव है, शराबी है कि नहीं है। ये सारी बातें जिस झूठ पे आधारित जो हमारी विवाह व्यवस्था है उसकी भी पोल खोलती है। सलमा की शादी तो हो जाती है, लेकिन पति के रूप में उसको एक साझीदार, उसको एक जीवन साथी नहीं मिलता है, बस एक पति के रूप में एक पुरुष मिल जाता है। वो अपना जीवन दर्द से जीती रहती है, उसकी बेटी उन्हीं हालातों में बड़ी होती रहती है और वो संघर्ष कर करके बेटी का और अपने पति का पेट पालती रहती है। लेकिन जब उसके ऊपर विपत्ति आती है, उसकी तबीयत खराब होती है, उसको टीबी हो जाता है, तब उसका पति न सिर्फ उसको देखने आना बंद कर देता है, बल्कि दूसरी शादी भी कर लेता है। यहाँ पर उसकी बेटी भी, कहानी थोड़ा और आगे बढ़ती है कि जब ऐसी स्थिति में पली हुई संतान का व्यवहार क्या होगा। जब एक ऐसे पिता के साथ जो बच्ची पल रही है, उसके मन में भी यही है कि अगर मुझे कोई ढंग का पुरुष मिल जाए तो मैं यहाँ से भाग जाऊँ। वो अपनी माँ को छोड़ करके एक दूसरे अपनी शादी करके, जो उसे पुरुष पसंद है उसके साथ शादी करके चली जाती है दूसरी जगह। माँ अकेली हॉस्पिटल में छूट गई है। एक गहन करुणा यहाँ पर उत्पन्न होती है एक ऐसी स्त्री के प्रति जिसने अपनी बच्ची के लिए और अपने पति के लिए अपना पूरा जीवन लगा दिया, लेकिन उसे मिला क्या? उसे कुछ भी नहीं मिला। उसको केवल एक हॉस्पिटल, और हॉस्पिटल में एक बेड और टीबी की बीमारी। लेकिन कहानी यहीं पर एक स्त्री का हाथ थामने की भी बात करती है, जहाँ मार्था नामक नर्स आती है और वो उन सभी छोड़ी गई स्त्रियों की उन सभी छोड़ी गई स्त्रियों की एक दुख की साझीदार बन जाती है। वो उनकी सहायता करती है। उनके एक परिवार ऐसे स्त्रियों का भी बन रहा है जो छोड़ दी गई। यहाँ कहानी एक स्त्री की बात नहीं कर रही है, प्रेम में छली गई, धोखा खाई एक स्त्री जिसका पति तो दूसरी शादी कर रहा है, पर वो हॉस्पिटल में पड़ी है, उसको देखने के लिए परिवार नहीं है, और उन सभी ऐसी स्त्रियों ने एकजुट होकर परिवार बना लिया। तो जब स्त्री की बात करते हैं मनीश्वर जी, तो वो स्त्री के सशक्तिकरण की बात करते हैं और स्त्री के आपसी सहयोग की भी बात करते हैं, जो स्त्री विमर्श का मुख्य पहलू है, पर कहानियों में इतने सुंदर तरीके से आता है कि आपको सोचने पे मजबूर कर देगा कि ये कहानियां कहीं ना कहीं उस बहनापे की भी बात कर रही हैं जो एक स्त्री दूसरी स्त्री के साथ करके अपनी समस्याओं से निकल सकती है। इसी तरह से खिरनी कहानी भी प्रेम की कहानी है और उसमें गलतान खिरनी जो है बिंब के रूप में आया, प्रतीक के रूप में आया प्रेम का, लेकिन उसमें भी बाजारवाद का है कि का बिंब इतने सुंदर तरीके से प्रयोग किया है कि हिरन वो काटती है, हिरन तेज काटती है और उसको दौड़ता हुआ हिरन है और उसको लगता है कहीं ये भाग जाएगा। वहीं उसका जो प्रेमी है वो, उसको प्रेम से ज्यादा उसको सक्सेस चाहिए और इसलिए वो उस प्रेम को छोड़ता है, गांव को छोड़ता है, गली को छोड़ता है और शहर को छोड़ता है, और इसके अलावा वो अपनी आत्मा को भी छोड़ देता है। यहाँ पर कहानी एक बड़ी बात कहती है कि जब हम विकास के पीछे अंधे होकर दौड़ते हैं तो हम केवल एक डगर नहीं छोड़ते, फिर जब छूटता है तो सब कुछ छूटता चला जाता है, यहाँ तक कि आत्मा भी छूट जाती है। तो प्रेम जिस आत्मा को बचाए रखने की बात करता है, उसको छोड़कर जब मनुष्य निकलता है तो उसका सब कुछ छूटता चला जाता है। इसके अलावा जब मैं मानवीय उसके संबंधों पर आधारित गहन मनोवैज्ञानिक कहानियों पर देखती हूँ तो मुझे दो कहानियाँ बहुत अच्छी प्रिय लगती हैं। एक तो खाली खाली सा, दूसरी वांछी। कहानी जो खाली खाली सा है वो
बहुत दिल को छूने वाली कहानी है और उसे पाठक पढ़ के काफ़ी देर तक उसमें डूबा रह सकता है, क्योंकि माता-पिता का कर्तव्य केवल जन्म देना नहीं होता, उन्हें बच्चों के अंदर, उनकी परवरिश में, उनके साथ हर पल खड़े रहना होता है। लेकिन ये कहानी एक ऐसे बच्चे की कहानी है जिसके जीवन में पिता का स्थान रिक्त हो गया है और उस रिक्त स्थान के कारण उसके अंदर जो क्रोध आ रहा है, उसके अंदर जो पिता के प्रति गुस्सा भर रहा है, उसकी ये बात कहानी करती है। अब इस कहानी में जब हम देखते हैं तो मुझे इस कहानी को पढ़ते हुए अभी विनीता परमार जी की कहानी याद आ रही है, जो अभी हंस में आई है इसी हफ्ते, इसी महीने। तो उस कहानी में भी पिता का स्थान रिक्त है और लड़की बिगड़ जाती है, उच्छृंखल व्यवहार करने लगती है, जिसको कि टीचर्स नोटिस नहीं कर पाती। यहाँ बच्चे का कोई उच्छृंखल व्यवहार नहीं है, लेकिन उसके अंदर एक गुस्सा पनप रहा है पिता के प्रति, क्योंकि पिता अपने पिता होने के कर्तव्य को नहीं निभा रहा है। वो बार-बार घर से भाग जाता है, एक बार किसी स्त्री, नौटंक वाली स्त्री के साथ भाग जाता है, एक बार वो सन्यासी बनने के लिए भाग जाता है। इस तरह से बार-बार वो भागता रहता है, लेकिन लौट करके आ जाता है। इस बीच सारा जो घर का खर्चा है, घर की देखभाल है, वो घर की दोनों स्त्रियाँ, उसकी माँ और दादी करती हैं। उनको बहुत ताने मिलते हैं, समाज जो है एक छोड़ी हुई स्त्री मान करके, या जिसका पति बार-बार भाग जाता है, उसमें भी स्त्री को ही दोष लगता है कि वो बाँध के नहीं रख सकी। उन बातों को झेलते हुए वो अपने बच्चे को पाल लेगी, और जैसे-जैसे बच्चा बड़ा होता जा रहा है, उसके अंदर वो खालीपन आता जा रहा है कि उसने अपने पिता को हमेशा अपने जीवन में एब्सेंट पाया, हमेशा उसकी अनुपस्थिति का एहसास किया। लेकिन आखिरी बार जब वो पिता वापस आते हैं तो इतने कृष्णकाय हो चुके हैं, इतने दुबले-पतले बीमार हैं कि वो लगता है कि अब ये बचेंगे नहीं। वो अपने पिता को देखता है खाट पर पड़े हुए, तो उसको लगता है कि शायद बचेंगे नहीं। तब कहानी एकदम से यू टर्न लेती है और उसके जीवन में एक अलग खालीपन आता है कि माता-पिता के ना होने पर, यहाँ पिता है, माँ भी हो सकती है, जो वो अपनी परवरिश पे, बच्चे की परवरिश पे ध्यान नहीं देती हैं, वो खालीपन और उनके हमेशा से दुनिया पे से चले जाने का खालीपन, ये 2 अलग-अलग तरीके के खालीपन है, और 2 अलग-अलग तरीके के खालीपन को कहानी बहुत ही शानदार तरीके से रेखांकित करती है और बहुत देर तक गढ़ती है ये कहानी पाठक के मन में कि किस तरीके से बच्चा जो अपने पिता से नफ़रत कर रहा है, आज उसके मन में प्रेम का हल्का अंकुर भी फूट रहा है, क्योंकि अब उसे पता चल गया है कि ये खालीपन कभी न कभी भर जाना था। आशा जो है कहीं न कहीं एक संबल बनी रहती है कि ये खालीपन भर जाएगा कभी न कभी, लेकिन अब जो खालीपन आएगा वो कभी भी किसी भी सूरत में नहीं भरेगा। उसी तरह से वांछी कहानी है। वांछी कहानी बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा उठाती है कि हमने सरहदों में देशों को बाँध दिया है, लेकिन हमारी भावनाएँ सरहदों में नहीं बाँधी जा सकती। कहानी एक ऐसे सैनिक की जो चाइना का है, बॉर्डर क्रॉस करके इंडिया आ गया। इंडिया में आकर के उसको काफ़ी समय तक जेल रहना पड़ा, फिर उसके बाद बेगुनाह साबित होने के बाद जब उसको छोड़ा गया तो ये है कि 10 साल तक उसको अब रहना है, इंडिया में ही रहना है, तब वो चाइना जाने को मिलेगा। वो 10 साल इंडिया में रहता है तो यहाँ शादी करता है, बच्चे होते हैं, फिर वो एक बार चाइना जाता है। फिर परिस्थितियाँ ऐसी बनती हैं कि वो अब वापस इंडिया नहीं आ सकता। कहाँ वो पहले चाइना जाने के लिए तड़प रहा था क्योंकि वो उसका देश था, उसकी मिट्टी थी और वो धोखे से, भूल से आ गया था। और कहाँ अब वो तड़प रहा है कि जब उसके बीवी बच्चे हैं, बीवी बीमार है और वो उनको देखने भी नहीं आ सकता। ये भावनाओं की सरहदें तो होती नहीं हैं। सरहदें तो देशों की होती हैं, लेकिन हम भावनाओं को भी उन्हीं सरहदों में किस तरीके से बाँध देते हैं, ये कहानी बहुत मार्मिक कहानी है और ये एक मेरे ख्याल से सच्ची घटना पे आधारित कहानी है। तो जिस तरीके से उन भावनाओं महत्वपूर्ण प्रश्न उठाती है कि अगर जो है जिस तरीके से ये देश जो है बाँटे जाते हैं सरहदों में, ज़मीनें बाँटी जाती हैं, अगर आसमान भी बाँट दिया जाता, तो क्या कोई पक्षी कैसे जाता? उसके पास तो कोई एटलस भी नहीं होता है, पक्षी किस तरह से उड़ते? उनके जीवन का क्या होता? और क्या पता कल को हम आसमान भी बाँटने लगे, जिस तरह से अब ऊँचाई में भी एक जैसे कि विदेशों में तो ऊँचाई में भी ज़मीनें बिकती हैं, तो क्या पता हम आसमानों को भी बाँटने लगे। हम लोगों को इंसानियत और इंसानी भावनाओं से ऊपर सरहदों की जो चिंता है, तो हम सरहदों को बचाना चाहते हैं और ये नहीं देखना चाहते हैं कि इंसानी भावनाओं की हम किस तरीके से
हत्या कर रहे हैं। एक बहुत बड़ी कहानी है और इस कहानी के लिए, ये कहानी संग्रह का नाम भी इसी कहानी पर है, तो इसके लिए तो विशेष तौर पे मैं बधाई देना चाहूँगी। इसके अलावा जो कहानियाँ हैं जो मुझे बहुत प्रभावित करी, वैसे तो सभी कहानियाँ प्रभावित करी हैं, उसमें कला से संबंधित कहानियाँ आंगन मानुष और जुगलबंदी। आंगन मानुष कहानी इतना ठहर के पढ़ने वाली कहानी है, क्योंकि ये कहानी लोहारों की कहानी है जो अगारिया या अगोरिया, कुछ ऐसे संप्रदाय के लोग हैं, उनके विषय में बात करती है। और ये कहानी उनके जीवन, उनकी कला को किस तरह से छीना जा रहा है, क्या उनके अंदर दुख है, क्या उनकी तकलीफें हैं, उनको उनके साथ खड़ी होती है। और एक कहानी का जो नायक है तेजा सिंह, शायद तेजा सिंह है, और एक नायिका है उसकी, उस जुगड़ी। तो तेजा सिंह और जुगड़ी की जो कहानी है, उनको किस तरीके से अपनी गृहस्थी शुरू करती है, उसके साथ साथ वो आदिवासी जो कल्चर है उसको पिरोते चलते हैं कि उनका विवाह किस तरीके से होता है, किस तरीके से लड़की आगे दौड़ती है और लड़का कच्चे लोहे की अंगूठी लेकर के उसके पीछे दौड़ता है। इस कहानी में इतनी इंफॉर्मेशन है, तो किस तरह से उनका विवाह होता है, किस तरह से लोटा छिपाई की रस्म होती है, सारी चीज़ों को समेटते हुए ये लोहार की जो कला है, जो लोहार, उसके मैं मतलब पढ़ूंगी भी अगर बाद में समय मिला, अभी नहीं पढ़ूंगी। तो उसमें लोहार की जो कला है वो किस तरीके से वो अपनी कला को आकार देता है, उसकी बात करती हैं। जो उनके देवी देवता हैं उनकी किस तरह से पूजा करते हैं उसकी बात करते हैं, और किस तरीके से वो थोड़ी सी जमीन खोद करके थोड़ा सा कच्चा लोहा ले लेते हैं जहाँ धरती अपना लोहा दिखा देती है। लेकिन अब खादान बनने लगी है जिसके कारण धरती का पेट काट करके टनों लोहा निकाल लिया जाता है। तो अब वो जो कला है उसका संरक्षण नहीं हो रहा है। साथ ही सरकार उसके अपने बच्चे भी कहते हैं कि इस हंसिए और ये सब तो अब बाजार में मिल जाती है। बाजार में लोगों को पता है कि ये जो हम हंसिए और कुल्हाड़ी और ये जो चीजें खरीद रहे हैं, ये खरीदने के बाद भी इनकी ड्यूरेबिलिटी इतनी नहीं है, लेकिन फिर भी वो असली चीज को नहीं खरीदना चाहते क्योंकि वो सस्ती पड़ जाती है या उनको ये थोड़ी बेडौल लगती है, वो एक जैसी दिखती है। तो इस कारण जो है उसका बेटा बहू अपने बच्चों को ले करके चला जाता है और वो उस कला को वो भी छोड़ देता है। तो जो भूख उठती है कहानी के माध्यम से एक कला को बचाने के लिए, एक संस्कृति को बचाने के लिए, वो इतनी गहरी हो जाती है जब हम देखते हैं कि सरकार लोहारों के संबंध में एक संग्रहालय बना रही है जहाँ पर सब लोहार ऐसे की मूर्तियां सजी हुई हैं, लेकिन कोई भी लोहार जो है असली लोहारों के प्रति कितनी संज्ञा शून्य है, हम लोग भी संज्ञा शून्य है। तो कहीं ना कहीं ये सारी कहानियां ना उस कला के प्रति, उस संस्कृति के प्रति, उसको बचाने के प्रति एक बात रखती हैं कि हमें संज्ञा शून्य नहीं हो जाना है, हमें उनको बचाना है। जैसे जुगलबंदी में शहनाई की कला को चुना गया है और बहुत खूबसूरती से कहा गया है कि जो सुर होते हैं ना वो मंदिर की घंटियों में होते हैं, अजान में होते हैं, नदियों की धारा में होते हैं, जिसको सुर आते हैं वो इन सब चीज़ों में संगीत सुनता है। जुम्मा एक ऐसा ही संगीतकार है जो इन सुरों को सुन रहा है और इन सुरों से अपनी शहनाई में ढाल रहा है। तो शहनाई में ढालते हुए जब वो कहीं बेटियों की शादी में शहनाई बजाता है, मंदिरों में बजाता है, मस्जिदों में बजाता है, छोटे कार्यक्रम, बड़े कार्यक्रम, कहीं नहीं देखता उसकी कला है, ज़्यादा पैसे मिलेंगे, कम पैसे मिलेंगे, लेकिन उसकी कला है, उसके अंदर बसी हुई है और वो उस कला को जी जान से चाहता है। यहाँ पर लेखक कहानी में स्पष्ट करते हैं कि वो 3 चीज़ें बहुत चाहता है, एक बीड़ी, एक अपनी वाइफ को और एक अपनी कला को। तो इन तीनों को, कलाओं को वो अपने साथ रखना चाहता है, लेकिन सब चीजें छूटती चली जा रही हैं। बाबरी मस्जिद विध्वंस की बात करते हुए कहानी आगे बढ़ती है कि किस तरह से जब समाज में वैमनस्य आया तो कला को भी एक संकीर्ण नजरिए से देखा जाने लगा और वो उस डर से अपने घर में कैद हो गया, बहुत साल बाद निकला और बहुत साल तक उसमें कैद रहा।
और वो अपने जीवन को याद करता है कि किस तरह से उसके नाना जी बेटियों की शादी में जब जाते थे तो उनकी विदाई के समय शहनाई बजाते थे। अब पहले हम लोगों भी शहनाई सुनते थे, अब तो कहीं शहनाई नहीं दिखती। शहनाई बजाते थे तो जो उनको मिलता था वो बेटियों को ही दे करके आ जाते थे। इसने भी, जुम्मा ने भी कभी किसी बेटी की शादी में नहीं लिया है कुछ भी, क्योंकि उसको लगता है कि ये बेटी को अपने प्रेम की सौगात दे रहे हैं। तो एक कलाकार के अंदर जो वास्तविक कलाकार होता है वो अपनी कला को इस तरह से बेच नहीं पाता है। उसके अंदर जो कला के प्रति लगाव है, कहानी बार बार ठहर ठहर करके ये हमें दिखाने की कोशिश करती है कि जिसके अंदर कला का इतना लगाव है वो उस कला के लिए पैसे नहीं ले पाता है, उसको बेचने का नहीं सोचता है, वो राजा होता है मन का। तो वो मन के लेकिन जब उसकी कला रुक जाती है तो आखिर में जब वो जाता है तो वो एक सेंटेंस जो मुझे बहुत देर तक सोचने, बहुत मतलब भावुक सेंटेंस है कि बहुत सारी बेटियां इंतजार करती रही, विदा हो गई और उसकी शहनाई सुने बिना। ये बहुत महत्वपूर्ण सेंटेंस है जो एक छोटी सी उसने शुरुआत करी। जब वो 25 साल बाद निकल करके अपनी कला को सुनाने के लिए जाता है तो फिर से वही जुड़ाव होने लगता है। एक छोटी सी पहल है कला के माध्यम से, एक छोटी सी पहल है जिससे वो जुड़ाव शुरू हो जाता है। इसी तरह से अब बाजारवाद वाली कहानियां हैं, जैसे कि चूहेदानी जो बहुत ही महत्वपूर्ण कहानी है, एचएमटी घड़ी, एचएमटी कहानी और कंधे पर घंटाघर, ये सब कहानियां बाजारवाद के खिलाफ खड़ी हुई कहानियां हैं जो ये कहती हैं। अब मुझे लगता है कि मेरा समय पूरा हो गया है और अब जो बाजार, फिर भी मैं एक लाइन में इन बाजारवाद के खिलाफ कहानियों की बात करना चाहूंगी कि ये कहानियां यहाँ पर ये कहती हैं कि हम पूरा बाजार एक चूहेदानी और हम मासूम चूहे हैं जो उसमें फंसते चले जा रहे हैं। चूहेदानी कहानी तो मेरी फेवरेट कहानी है और क्योंकि इसी से कहानी से मेरा जुड़ाव हुआ था आपकी कहानियों के प्रति, साहित्य के प्रति। तो खैर आगे जब चर्चा चलेगी तब इस पर बात करेंगे। मुझे लगता है टाइम, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो मैं अपने वक्तव्य को यहीं विराम देती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद वंदना दी। आपने क्या शानदार तरीके से एक एक कहानी का संक्षिप्त में ही लेकिन मूल तत्व आपने सामने रख दिया। और जो एक शीर्षक ही पुस्तक का नाम है वांगची, और ये सुनकर ही पढ़ने के लिए जो एक लालसा है उसका बीजारोपण वहीं से हो जाता है पुस्तक का नाम सुनकर। लेकिन जब आपने एक एक कर कहानियों के संबंध में बातें कहती गई तो लगा कि ये कहानियां जरूर पढ़ी जानी चाहिए और भावनात्मक जुड़ाव होने लगा। धीरे धीरे एक पाठक के तौर पर मैं भी जुड़ने लगी उन कहानियों से, उनके पात्रों से। आपके वक्तव्य को सुनकर बहुत ही अच्छा सुंदर तरीके से आपने अपने वक्तव्य को कहा है। बहुत बहुत धन्यवाद एक बार फिर से। अब मैं दूसरे वक्ता के तौर पर आमंत्रित करना चाहूंगी नलिन रंजन सिंह जी को। ये एक वरिष्ठ आलोचक हैं, तो इन्हें आमंत्रित करते हुए मैं सबसे पहले इनका परिचय आप सभी के बीच रख दूं। ये आजमगढ़ उत्तर प्रदेश में पले बढ़े हैं और इलाहाबाद विश्वविद्यालय से उच्च शिक्षा प्राप्त किए हैं। अमरकांत जी की कहानियों में चित्रित समाज विषय पर इनका एक शोध प्रबंध भी है। ये शोध पत्रिका वरिमा के संपादक भी हैं और कविता विहान पत्रिका के प्रधान संपादक भी हैं। श्यामधर स्मृति सम्मान, साहित्य गौरव सम्मान जैसे कई अनगिनत सम्मानों के अलावा ये बहुत सारे पुरस्कारों से ही पुरस्कृत हैं और साहित्य जगत में ये कवि, आलोचक और संपादक के रूप में जाने जाते हैं। और नलिन रंजन सिंह जी वर्तमान में श्री जय नारायण पीजी कॉलेज में हिंदी विभाग में प्रोफेसर और विभागाध्यक्ष के तौर पे कार्यरत हैं। सर, आपका बहुत बहुत आभार कि आप यहाँ वक्ता के रूप में उपस्थित हुए और अपना कीमती समय इस पुस्तक को दे रहे हैं। आपका सादर आमंत्रण है कि आप अपने पुस्तक के बारे में आप अपनी आलोचनात्मक टिप्पणियां हम सभी के बीच रखें। स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद रेखा जी। सबसे पहले तो मैं मनीष वैद्य जी को उनके कहानी संग्रह वांगची के लिए बधाई देता हूं। सेतु प्रकाशन से प्रकाशित यह कहानी संग्रह
बहुत चर्चा में है। और चर्चा में क्यों न हो, क्योंकि कहानियां इसमें बहुत अच्छी। और जब आप कहानियां पढ़ना शुरू करते हैं और शुरू की ही 2-4 कहानियां, क्योंकि वांगची का क्रम चौथे पे, वहां तक पहुंचते हैं तो आप बंध जाते हैं। और बंधने का परिणाम ये होता है कि आप लगभग सारी कहानियां खत्म कर लेना चाहते हैं। और यह किसी भी संग्रह की सबसे बड़ी कामयाबी होती है कि वह आपसे अपने आप को पढ़वा ले जाए। आज के दौर में जबकि लोग पढ़ने लिखने का जहाँ तक मामला है वो सोशल मीडिया की तरफ बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। उसमें प्रिंट पे अगर कोई संग्रह आए और वो आपको पढ़ने के लिए बाध्य कर दे, ये उसकी सबसे बड़ी कामयाबी मैं मानता हूँ। और ये वांगची की सबसे बड़ी कामयाबी है कि वो अपने आप को आपसे पढ़वा लेती है। ये चीज जो किसी भी किताब के लिए मैं मानता हूँ, कविता संग्रह हो, उपन्यास हो, कहानी संग्रह हो, कि आप उसको पढ़ें और उसका शुरू का 1/4 हिस्सा पढ़ने के बाद आपको लगे कि नहीं, इसको पढ़ा जाना चाहिए और उसका जादू आप पर असर करे और आप उसे खत्म करें। तो सबसे पहले तो ये खूबी इस संग्रह की है। देखिए, मनीष वैद्य के कहानी संग्रह का प्रकाशन थोड़ा देर में हुआ। शुरू में ये लिखते रहे, कहानियां आती रहीं, लेकिन पहला जो संग्रह आया तब तक इनकी उम्र 43 ईयर्स की, 43 साल की हो गई। और 2013 में पहला संग्रह इनका आया था, टुकड़े टुकड़े धूप। और टुकड़े टुकड़े धूप में कुल 11 कहानियां थी। मैं थोड़ी सी बात पीछे से भी कर ले रहा हूं, क्योंकि मैं मनीष वैद्य को स्मृतियों का कथाकार मानता हूं। तो स्मृतियों के कथाकार की बात थोड़ा पीछे से होनी चाहिए। तो टुकड़े टुकड़े धूप कहानी संग्रह में जो 11 कहानियां थीं, उसमें भी जब भालचंद्र जोशी जी ने लिखा था तो बहुत महत्वपूर्ण बात उन्होंने मार्क की थी, जो मैं कह रहा हूं। उसी समय 2013 में इन्होंने मार्क कर ली थी और लिखा था कि इन रचनाओं में कहानी संग्रह के प्रति एक ऐसा आदर है जो यथार्थ के प्रति उस आसक्ति से पैदा हुआ है, जहां संवेदना को कहानी में एक ऐसी जगह मिलती है जो उसकी पठनीयता को बचाकर अपने अर्थ प्राण को प्रकट करे। मनीष प्रायः इसके लिए स्मृतियों के बखान का सहारा लेते हैं। जो मैं बात कह रहा था, ये 2013 में लिखे थे वो। स्मृतियां जो अवसाद से शुरू होकर हर्ष पर ठहरती हैं, या प्रायः हर्ष या उत्साह से शुरू होकर एक ऐसे अवसाद पर समाप्त होती हैं जहां छोटी छोटी चीजों के अभाव जीवन की इच्छाओं और दारुण दुखों का अनुवाद करते हैं। स्मृतियों और अवसाद के लिए मनीष फंतासी की तरफ न जाते हुए एक किस्म की मूर्त स्थानीयता को भाषा की मदद से जगह देते हैं। ये भालचंद्र जोशी का स्टेटमेंट है। और मैं जब पलट रहा था, टुकड़े टुकड़े धूप को मैंने निकाला और देखा, क्योंकि मेरे पास तीनों संग्रह हैं इनके। तो इसका जो ब्लर्ब है मुझे याद आया, क्योंकि मैं जो बात कह रहा हूँ वो बात ब्लर्ब में भालचंद्र जोशी जी उस समय लिख चुके हैं। एक कथाकार जो 42 कहानियों के 3 संग्रह हम लोगों को पढ़ने के लिए दे चुका है। टुकड़े टुकड़े धूप में 11, फुगाटी का जूता में 15 और अब वांगची में 16। कुल 42 कहानियां प्रकाशित हैं संग्रहों में। बाकी तो बहुत कहानियां इनके प्रकाशित हैं। ये तो शतक मार चुके हैं इस बात। इससे ये साबित होता है कि आने वाले दिनों में हम लोग फिर एक संग्रह पढ़ेंगे, जल्दी ही पढ़ेंगे। दूसरा जो संग्रह है फुगाटी का जूता, ये 2017 में आया था। और 2017 में इस संग्रह में जो कुल 15 कहानियां थी, वो कहानियां अपने उस स्मृति के दाय को तो ग्रहण करती हैं, साथ ही बाजार के उस जड़ को भी पकड़ती हैं
जिस पर कि हथौड़े चलाए जाने की जरूरत है। और मनीष वैद्य इस संग्रह का शीर्षक रखते हुए ही कस के हथौड़ा चलाते हैं। और मैंने उस संग्रह के विमोचन में भी कहा था, मैं फिर दोहरा रहा हूं कि उस संग्रह से मुझे बहुत उम्मीद थी, और उस संग्रह ने वाकई मनीष को बहुत इज्जत बख्शी, बहुत सम्मान भी दिलाया उस संग्रह ने। अगर मनीष जी को 2017 का वो कार्यक्रम देवास का याद हो, तो मैंने उसमें कहा था कि ये संग्रह बहुत अच्छा है, और उसके विमोचन में ही मैंने ये घोषित किया था कि ये संग्रह इनको बहुत सम्मान दिलाएगा, और इनको सम्मान मिले भी, ढेर सम्मान मिले। उसको अमर उजाला का जो छाप सम्मान है उसी पर मिला था उनको, और उसके बाद से ही उनको ढेर सारे सम्मान 19 में, 18 में, 19 में, 17 में, ये जो तमाम सम्मान आप उनके इस किताब पर देख रही होंगी, वांछी पर, वो सब 17 के बाद के सम्मान आपको दिखेंगे ज्यादा। जिस घड़ी साज को फुगाटी का जूता में व्यक्त कर रहे थे मनीष वैद्य, वो अगन मानुष बन करके आज भी मौजूद है। उनके यहाँ वो जो लुप्त होती कलाएं हैं, मैं तो वंदना जी का आभारी हूं कि वंदना जी ने कथा वस्तु के साथ सारी कहानियों का इस तरह से परिचय करा दिया है कि अब उन कहानियों की कथा वस्तु को दोहराने की जरूरत मुझे नहीं। तो मेरा काम बहुत आसान कर दिया है वंदना जी ने, और बहुत अच्छे से उन्होंने कहानियां पढ़ी थी। जो पाठक संग्रह नहीं भी पढ़ा होगा, वो उनका वक्तव्य सुन करके सारी कहानियों की कथा वस्तु से गुजर गया। तो मेरा काम आसान कर दिया है, इसलिए मैं अब उसमें नहीं जाऊंगा। लेकिन मैं जो उन कहानियों का सूत्र है, उनको थोड़ा थोड़ा रेशा रेशा अलगाने की कोशिश करते हुए, बहुत लंबा नहीं, छोटी सी बात कहने की कोशिश करूंगा, क्योंकि कहानी वही है जो छोटे मुंह बड़ी बात करती। हमारे आदरणीय नामवर जी ये बात बहुत पहले कह चुके हैं। तो और कहानियां मनीष की भी वैसी ही हैं। आप आकार में मनीष की कहानियां नहीं, बहुत लंबी कहानियां मनीष नहीं लिखते, कोई उपन्यास नहीं आया है। लेकिन जो किस्सा गोई शैली है कहानी में, जो हम लोग अलाव तापते हुए किस्सा सुनते थे गांव में बैठ करके, वो किस्सा गोई आज तक मनीष ने नहीं छोड़ी। और लोक कथाओं को जो हरदौल से उन्होंने शुरू किया था, वो लोक कथाएं आज तक उन्होंने पकड़ रखी हैं, बीच बीच में कहानियों में आती। आप देखिए कि जब भी कोई आदमी अंचल से जुड़ी कहानी कहता है, गांव से जुड़ी कहानी कहता है, तो उसमें लोक कथाओं की भूमिका बड़ी हो जाती है। आप याद करिए, बहुत बड़ी कहानी है मारे गए गुलफाम उर्फ तीसरी कसम। क्या जरूरत थी उसमें दो कहानियां और कहने की? रामनगर ड्योढ़ी की कहानी भी है उसमें, और महुआ घटवारिन की भी कहानी है। तो उसमें क्या है, हीरामन कहता क्या है कि इसमें कथा भी है, यानी कहानी भी है, और लोक भी है, रस भी है। तो जब वो किस्सा गोई जुड़ती है, तो कथा भी है और रस भी है, वो दोनों है। और किस्सा गोई से जब कहानी जुड़ जाती है, तो आपको बांध लेती है। खास तौर से वे लोग जिनकी संवेदना ग्रामीण पृष्ठभूमि से जुड़ी हुई है, जैसे हम जैसे लोग। भले लखनऊ के वासी हो गए, लेकिन आजमगढ़ का गांव हमारे जहन में आज तक बसा हुआ है। और आजमगढ़ की भूमिका मनीष के भी जीवन में बहुत बड़ी है, क्योंकि राहुल सांकृत्यायन के अंत पे आपका शोध है। तो जिसका पर्यवेक्षण बहुत बड़ा होगा, वो कहानी को कहने की ताकत भी बड़ी रखेगा। अगर पर्यवेक्षण शक्ति आपकी शिथिल है, कमजोर है, तो आप बड़ी कहानी नहीं बुन सकते। ये मनीष की ताकत है कि इनके पास पर्यवेक्षण, और इन तीनों को रखते हुए वे विचार से वंचित व्यक्ति की तरह से कहानियां नहीं लिखते कि जैसे लेबर्ड कहानी लिख रहे हो कि श्रम से साध दी गई कहानी। ऐसी कहानियां नहीं है। वो कहानियां हैं
जो निकली से नहीं है। और जब आज की तारीख में सबसे ज्यादा हमला हमारी स्मृति पर हो रहा है, हमारी जो अतीत की पोषक तत्वों वाली स्मृतियां हैं, उनके संहार की कोशिश है, उनको कुछ बचाए जाने, छीने जाने की कोशिश है। उस दौर में उस गांव से, उस जड़ों से जुड़ा हुआ कोई कहानीकार अपनी स्मृति को बचाए हुए है, ये एक बड़ी खूबी है मनीष वैद्य की। दूसरी बात कि मनीष के यहाँ कलाओं के विस्मृत होते जाने का दर्द है, मिसिंग हो रही हैं चीजें धीरे 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 धीरे। जैसे कला की किताब कोई बनाई जाए और उस कला की किताब में कोई चीज धीरे 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 हर एक पेज पे बाहर होती चली जाए और अचानक फिर किताब से बाहर होती चली जाए, जिसका बहुत खूबसूरत फिल्मांकन आमिर खान ने वो जो विस्मृत होते जाने की एक स्थिति बन रही है इस आधुनिकता और बाजारवाद के दौर में, उसका बेहतरीन नमूना वे पेश करते हैं। चाहे वो घड़ी साज हो, चाहे अगन मानुष हो, चाहे जुगलबंदी हो, जिसको वंदना जी ने कलाओं के विलुप्त होने का संदर्भ लिया। तो हमारी जो कलाएं हैं, हमारा जो शिल्प है, जो गांवों से जुड़ा हुआ हुनर है, उस हुनर को हम खोते जा रहे हैं। अभी का कहानी में मुझे लगता है कि अंतिम कार्यक्रम रहा खान का, उनके हुनर की कहानियां बहुत, तो जो लोग हैं वे उस हुनर को खोते हुए देख रहे हैं। आर्ट बना देना और गांव के परचून की दुकान के जगह ऐसी दुकान खोल देता है और फिर धीरे धीरे उसकी तो आधुनिकता अपने साथ परंपरा के उन पोषक तत्वों का शरण भी करा रही है और धीरे धीरे अपने जान में लेकर मार भी रही है। कंधे पर घंटा घर कहानी जो इस संग्रह की है, वो उसी तरह की कहानी है। आप देखिए कि जितने जगह के घंटा घर हैं उनकी हालत कैसी हो गई है। सबसे ऊंचा घंटा घर लखनऊ का है, उसकी हालत इतनी खराब हो गई थी कि उसका एक तरह से 2012-13 के आसपास ठीक ठाक किया गया माहौल वहां का, तो वो घंटा घर फिर से बंद का दोबारा चालू हुआ और अच्छे से काम कर रहा। राजस्थान जो घंटा घर है, उस घंटा घर के आसपास इतनी दुकानें हैं कि वो घर जैसे लगता है कि गायब सा हो गया है। या आप फैजाबाद में देखें, बहुत जगहों पे घंटा घर बहुत जगह बने हुए थे, लेकिन मार्केट ने एक तरह से, मैं जानबूझ करके बाजार की जगह मार्केट शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ, मार्केट ने उसे घेर लिया है। और ऐसे में एक आदमी जो है उस घंटा घर को कंधे पर ढोए जा रहा है, उस अतीत को यहाँ पे स्मृति, फिर वही किस्सा गोई, फिर से वही अतीत जीविता, फिर से वही और ये कहानीकार की खूबी। अभी जब मैं उत्तराखंड की यात्रा कर रहा था तो जो काठ गोदाम से थोड़ा ऊपर ही है, वहां पे HMT घड़ी के बंद हो जाने के बाद जो अबॉन्डेड कॉलोनी है, जो निष्प्रयोज्य कॉलोनी है जिसे सरकार ने अधिग्रहित कर लिया है, वो पड़ी हुई। कभी HMT घड़ी वहां पे बनती थी और बनाने वाले लोग रहा करते थे। आप भी अपनी कहा में HMT सोना घड़ी खरीदवाते हैं और आपके यहाँ एक ट्रैक्टर आके खड़ा हो गया HMT 3511, ये गांव में चलता था। हम लोगों के समय गांव में HMT 3511 ट्रैक्टर चलता था। तो ये जो HMT का मामला मिसिंग है, वो कैसे धीरे धीरे आधुनिकता के दौर में वो सारी चीजें गायब होती गई, धीरे धीरे कैसे उस किसान जो बहुत संतृप्त किसान था,
वो चला जाता है। और ये किसानों के कर्ज में, खेती के धीरे धीरे एक नुकसानदेह व्यवसाय में तब्दील होते जाने, और काम करने वाले जो लोग खेती में हैं, आधुनिक बीजों के माध्यम से, आधुनिक खाद पानी के माध्यम से उनकी लागत भी न वसूल होने पाने की जो स्थितियां हैं, उसमें जो एक किसान की जो कहानी में समझ में आती है। तो मनीष की नजर में किसान भी है, मजदूर भी है, जिसमें ऐसी कहानी है, और बाकी कहानियां जिनकी चर्चा वंदना जी है, जरूरी नहीं है कि उनकी मैं चर्चा करके आपका समय लूं, लेकिन कुछ प्रतीक बहुत अच्छे, जैसे हाका कहानी, वो पूरी कहानी प्रतीक पर है। ये जो सरकारी सांड है ना, ये बड़ा लगाने में खदेड़ने का काम करने वाले बड़ी मौजूद। ऐसी तो जिस कहानी की चर्चा आपने की, जिसके माध्यम से वंदना जी आपसे जुड़ी, चूहेदानी कहानी में भी पकड़े कौन से चूहे जा रहे हैं? जो मरियल हैं, जो पतले हैं, जो मोटे ताजा चूहे हैं, जो खा खा करके मोटे हुए जा रहे हैं, उनको नहीं पकड़ा। तो आप प्रतीकों में भी बहुत अच्छे से बात करते हैं मनीष, और वो कहानियां शुरू करते, कहानियों को बुनने में उनकी जिस तरह से शुरुआत करते हैं, वो बहुत मानीखेज है। मैं बार बार कह रहा हूं कि एक कहानीकार या किसी का भी जो विकास है, से बात की, तो एक कहानी के कथ्य को उठाने की खूबी इनकी तो बदस्तूर 13 से वैसे ही जारी है, लेकिन जो वर्णन की शैली थी, वो शैली बदलती गई है, और भाषा ने मनीष को समृद्ध किया है। इसका परिणाम हुआ कि अब में जिस तरह से जा रहा, दूधनाथ जी एक बात कहा करते थे, मैं दर्जनों बार वो बात दोहरा चुका हूं, मेरे गुरु थे। आज मैं उनकी स्मृति को नमन करते हुए उनकी एक सलाह दोहरा रहा हूं कि कहानीकार को कविताएं जरूर पढ़नी चाहिए, और कवियों को कहानियां जरूर पढ़नी चाहिए। कविता में लिखता था, कविता से मेरा पहला प्रेम था, लेकिन मैंने शोध किया तो कहानी आई, तो कहानी पे ज्यादा है। तो जाहिर सी बात है कि कहानी आप कविता के साथ जब बुन पाने की क्षमता विकसित कर लेते हैं, वो शिल्प जो है अगर साध लेते हैं, भाषा की वो सिद्धि हासिल कर लेते हैं, तो जाहिर सी बात है जब आप उस कहानी में कोई भी बिंब उठाएंगे तो वो शानदार होगा। कहानी मचलती हुई, फिसलती हुई शब्दों के साथ आगे बढ़ेगी, और उसकी पठनीयता, उसका विन्यास इतना खूबसूरत होगा कि कोई भी पाठक उसको पढ़े बिना नहीं रह सकता। अब वो खिरनी ही ले लीजिए, पहली ही कहानी आपको पहली ही कहानी बांध देती, इतना कुछ है या है। और उन यादों में जिस तरह से बिना किसी दबाव के, बिना किसी भाव के, जो अलग हो जाने का भाव है, अंत है उस कहानी का, वो बेहद हर बार जब कहानी होता हूँ, पता नहीं क्यों मैं आंदोलन कहानियों में लौट जाता हूँ। अभी इसी संग्रह में एक कहानी पढ़ते हुए बार बार जो जहाँ चुप्पी है, खाना पानी है, जहाँ बार बार खाली खाली सा सब कुछ नजर आता है, वो चुप्पी का जो परिवेश है, फिर मैं दोपहर का भोजन वाले परिवेश में लौट जाता हूँ। तो आप देखिए कि क्या वजह थी कि नई कहानी आंदोलन सबसे ज्यादा लोकप्रिय।
प्रेमचंद के दौर की कहानियों के बाद नई कहानी के दौर की कहानियों की चर्चा आज भी सर्वाधिक होती है। किसी से उठा के पूछ लीजिए, एक सर्वे मैंने किया था और सर्वाधिक लोगों की पसंदीदा कहानियां नई कहानी दौर की कहानियां। तो उन कहानियों में जो बदलाव है, अब वो पिटा पिटाया जो सूत्र है कि कथा वस्तु, काल, भाषा शैली, जिसको नामवर सिंह जी ने कहानी नहीं कहानी जब उनकी किताब आई थी उसी में नकार दिया एक तरह से, तो उससे आगे निकल जाने वाली कहानियां साठोत्तरी दौर में आई भी, लेकिन उन साठोत्तरी दौर की कहानियों में तमाम कहानियों ने अतिशय प्रयोग धर्मिता के कारण पाठकीय सफलता हासिल करने में विफलता हासिल की। उतनी सफलता उनको नहीं मिल पाई। वो प्रयोग धर्मी कहानियां जरूर रही, लेकिन पाठकों के चित्त पर नई कहानी के दौर की या बाद के जनवादी आंदोलन के दौर की कहानियां बनी रही। और यही कारण है कि मनीष की कहानियां जो है वो आकार में भी वो लघु कथा नहीं है, न लंबी कहानियां है, जो मझोली कहानियां जिन्हें आप उठाए और एक स्ट्रोक में पढ़ें, रखें, किताब बंद करें और थोड़ी देर के लिए शून्य में डूब जाए। क्या बात है, वो कहानी होती जो आपको सोचने पे मजबूर कर देती। जो ब्रेख्त ने एक बार कहा था कि रचना वो बड़ी होती है जो समस्याओं का समाधान करती चलती है, लेकिन उससे भी बड़ी वो रचना होती है जो पाठक के सामने समस्या का समाधान खोजने का सवाल खड़ा करके निकल जाती है। और मनीष की कहानियां उसी दूसरी कोट में आती हैं, क्योंकि जब आप बंद करते हैं किताब को थोड़ी देर के लिए आप सोचने के लिए बाध्य। तो ये इस आधार पे मैं कह रहा हूं कि मनीष के यहाँ बड़ी कहानियां हैं। जो कैटेगराइज करके वंदना जी ने कहानियों की चर्चा की है, उनसे मैं बिल्कुल सहमत हूं। लेकिन मैं फिर से कहूंगा कि विस्मृति जो है, कलाओं की विस्मृति, हुनर की विस्मृति की ऐसी अच्छी कहानियां आज के दौर में बहुत रेयर कहानीकार, बहुत कम लोग लिख रहे हैं। और संबंधों में विरक्ति की भी कहानियां, जो एक कहानी नीले पंखों वाली चिड़िया, छोटी सी कहानी है, आखिरी कहानी है संग्रह की, जिसकी चर्चा की उन्होंने। ये जाहिर सी बात है कि हमारे यहाँ आप एकदम शुरू से ही बूढ़ी काकी से लेकर के चीफ की दावत और वापसी से होते हुए, सुख से होते हुए तमाम कहानियां ऐसी लिखी गई जहां रक्त संबंधों में भी एक कटाव, एक दुराव है। अभी सोनी पांडे की भी एक कहानी थी इस तरह की, मैं उनकी भी कहानी इस समय नहीं याद आ रही है, वो कहानी 3 लहरें में है शायद। रक्त संबंधों में यह लगाव आप देखिए कि गजाधर बाबू रह क्या गए थे। गजाधर बाबू तो एक धनोपार्जन का माध्यम रह गए। बच्चे उनके लिए, आज के शब्दों में हम कहें तो बच्चों के लिए वे एटीएम हो गए थे बस, और कुछ नहीं थे। और गजाधर बाबू, उषा प्रियंवदा लिखती है ना कि वो जितना कुछ चाहा था उन्होंने जीवन से, उसकी एक बूंद नहीं मिली, ठगे गए। यहां भी एक औरत ठुकरा दी गई है अपने पति के द्वारा, इवेन अपने बच्चे के द्वारा। ये जो बच्चे के द्वारा ठुकराए जाने का संदर्भ है, ये आजकल के कहानीकार उठा रहे हैं। हालांकि मैंने फिर कहा कि ये नई कहानी आंदोलन में या वापसी या चीफ की दावत जैसी कहानियों से शुरुआत हो चुकी थी, लेकिन इस तरह से उठाए जाने की परंपरा, खासतौर से स्त्रियों के संदर्भ में मैं उद्धृत करना चाहूंगा ममता का आलिया की कहानी बोलने वाली औरत। आप याद करिए उस कहानी में, बोलने वाली औरत कहानी में भी तकलीफ में अंत में वो औरत अपने बेटे से भी आ जाती। तो पितृसत्ता तो ऐसा मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफर होती चली जा रही है कि आप चाहे जितनी बोलने वाली औरत रहिए, चाहे जितनी अच्छी औरत रहिए, पितृसत्ता से अभी समाज मुक्त ही नहीं हो पा रहा। और वो संदर्भ इस नीले पंखों वाली चिड़िया में भी। हाँ, लेकिन सशक्तिकरण की जो बात की वंदना जी ने, पूनम की रात कहानी हो या धाड़ा वाली कहानी हो, उसमें भी आपको दिखाई दे। एक कहानी और जो छूट गई थी,
उसकी मैं चर्चा थोड़ी सी कर दूं। वो है स्काई लैब। स्काई लैब कहानी एकदम नई कहानी है। हालांकि ये स्काई लैब जब गिरने वाला था तो हम लोग भी छोटे थे और ये बड़ा डर लगा हुआ था कि भारत पे गिर जाएगा, पता नहीं कहाँ गिर जाएगा स्काई लैब और दुनिया खत्म हो जाएगी और भारत तो खत्म हो जाएगा, पक्का ही है। छोटे थे, रेडियो पे हम लोग सुनते थे, टीवी का मामला उस तरह से। लेकिन क्या खूब है कि इस कहानी की चर्चा करते हुए मनीष ने रूस और यूक्रेन के युद्ध की भी चर्चा, यानी अभी एकदम नए संदर्भ भी इस कहानी में है। तो आपका हुनर ये है कि आप कैसे वर्तमान को अतीत से जोड़ लेते हैं और उस पर एक भविष्य को बुनने की राह छोड़ जाते हैं। और इस तरह की कहानियां मनीष के पास हैं। चर्चा और मैं कर सकता हूं, लेकिन वंदना जी ने जो लगाम लगाई थी कि आधे घंटे बाद रुक जाना है, तो वो लगाम 1 घंटे हो चुके हैं, तो मेरे लिए भी इशारा कर रही है कि अब आप रुक जाइए। कभी बैठेंगे मनीष भाई, देवास आएंगे और आएंगे तो और चर्चा होगी। आपकी खूबियों का मैं प्रशंसक हूँ, ये एक मित्र होने के नाते ही नहीं, एक अच्छे कहानीकार होने के नाते मैं प्रशंसक। और ये मेरी कमी कह लीजिए या जो कह लीजिए, मुझे इसी तरह की कहानियां पसंद, जो कहानियां आपको कम समय में पढ़वा ले जाएं, अच्छे से पढ़वा ले जाएं और आपके जो कथा सूत्र हैं वो जड़ों से जुड़े हुए हों और अपने समय के नब्ज को पकड़ करके कायदे से बुनावट रख सकने की सामर्थ्य रखते हो। मुझे ऐसी कहानियां पसंद हैं। तो जो इंटरनेट पे बड़ी बड़ी कहानियां फंसा रहे हो लोग, या आलोचना की दुनिया में जो लंबी कहानियों को अचानक उपन्यास घोषित कर दे रहे हो, ऐसे ऐसे हमारे मित्र आलोचकों समीक्षकों को संभव है कि मझोले कद की कहानियां लिखने वाले उतने अच्छे ना लगते हों, लेकिन मुझे मझोले कद की कहानियां पसंद हैं। मैं दोपहर का भोजन जैसी कहानी आज भी नहीं भूल पाया हूँ, हमेशा याद रखता हूँ। मझोले कद की कहानी है, बड़ी कहानी नहीं है, छोटी कहानी नहीं है। खुद अमरकांत की जिंदगी और जोन डिप्टी कलेक्टरी या हत्यारे जैसी कहानियों से छोटी कहानी है, लेकिन भूख और गरीबी पे लिखी गई आज तक की वो बेजोड़ कहानी। तो आप कितने कम शब्दों में, फिर से मैं दोहरा दूं, अपने अग्रज आलोचक या यूं कहूं पितृतुल्य आलोचक नामवर सिंह जी का वो कथन की कहानी वह है जो छोटे मुंह बड़ी बात करती। तो मैं ऐसी ही कहानियां पसंद करता हूं। ये मेरी सीमा हो सकती है, किसी को इससे नाराजगी हो सकती है, वो कह सकता है कि आपकी समझ चुकी वही गांव से जुड़ी हुई है या आप वहीं से जुड़े हुए किरदारों को उठा करके देखना ज्यादा पसंद करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। आधुनिक संदर्भों में भी कहानियां लिखने वाले अगर इन आधुनिक दबावों को जो जीवन को त्रासदी में धकेल रहे हैं उनकी नब्ज को नहीं पकड़ पा रहे हैं, तो मेरे लिए वो कहानीकार बेकार है। मैं इस तरह के स्टेटमेंट जारी करता रहता हूँ, इस पे बहस होती रहती है, लोग नाराजगी भी व्यक्त करते रहते हैं, लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ कि आधुनिकता की पकड़ को आप लेकर के चलिए, लेकिन समय को अगर ना पकड़ पाइए, उसमें एक मिस होते हुए आदमी को, इंसान को नहीं आप अगर पकड़ पा रहे हैं, तो आपकी सारी आधुनिकता बेकार है। इसलिए मनीष भाई, आपकी सारी कहानियां मुझे बहुत प्रिय हैं, बहुत पसंद है। इवन जो छोटी छोटी कहानियां हैं उनमें भी आप बहुत अच्छी और बड़ी बात कह जाते हैं। ये कोई आपकी मुंह देखी बात और मित्रता के नाते नहीं कह रहा हूँ, आपकी कहानियों के नाते कह रहा हूँ। तो इसलिए मैं पाठकों से इस परिचर्चा के माध्यम से ये अपील करके अपनी बात खत्म कर रहा हूं कि भाइयों, सेतु प्रकाशन से प्रकाशित ये प्यारा सा संग्रह जो इसी वर्ष आया है, वांछी, इसको खरीदिए, पढ़िए। और जो विश्वविद्यालयों में लोग हैं या महाविद्यालयों में लोग हैं, जो लोग हमारी तरह प्रोफेसर बन के पीएचडी वगैरह भी करा रहे हैं, एमफिल करा रहे हैं या डिजर्टेशन लिखवा रहे हैं, उनके लिए भी अब मनीष वैद्य जी के 3 संग्रह हो गए हैं। अब इन पर काम भी कराया जाना चाहिए और सारी कहानियों का एक विस्तृत पुनर्मूल्यांकन होना चाहिए। मैं उसका आह्वान भी इस पर चर्चा के माध्यम से करता हूँ।
बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने बहुत ही अच्छी परिचर्चा की, बातें अच्छी बताई। इनकी कहानियों में जो कथात्मक बातें हैं और उसकी जड़ तक आपकी बातें पहुंचाती हैं हम सभी पाठकों को और दर्शकों को, वो जोड़ती हैं। आपने बहुत ही अच्छी समीक्षात्मक टिप्पणियां दी हैं। और आगे मैं अब बढ़ूंगी। आज के जो कार्यक्रम के मुख्य आकर्षण है मनीष वैद्य सर, जिनकी पुस्तक वांगछी पर हम सभी परिचर्चा के लिए उपस्थित हुए हैं। तो अब उनसे कुछ बातें करेंगे, उनकी कहानी को लेकर उनसे कुछ सवाल करेंगे। उनसे पहले मैं एक संक्षिप्त परिचय उनका दे दूं। हालांकि वो परिचय के मोहताज अब नहीं है, काफी सारे सम्मान और पुरस्कारों से वो पुरस्कृत हैं और अपनी लेखन शैली से वो काफी नाम भी कमा रहे हैं। तो इनका एक संक्षिप्त परिचय मैं आप सभी के बीच रख देती हूँ। मनीष वैद्य सर ये हिंदी में एमए और एमफिल है और साथ में इन्होंने राहुल सांकृत्यायन पर शोध भी किया है। इनकी प्रमुख कहानी संग्रह है टुकड़े टुकड़े धूप, फुगाटी का जूता, वांगछी, जो अभी हालिया प्रकाशित है। फुगाटी का जूता इनकी जो कहानी संग्रह वो खासा चर्चित हो रहा है और उस पर कई पुरस्कार और सम्मान इन्हें प्राप्त हुआ है, जिसमें वागीश्वरी सम्मान जैसे कई प्रतिष्ठित पुरस्कार इनको प्रदान किया गया है। अमर उजाला छाप सम्मान भी इन्हें फुगाटी के जूता के लिए मिला है। इसके लिए अलावा और भी कई सारे पुरस्कार से ये सम्मानित किए गए हैं। इनकी कहानियों में कई साहित्यिक पत्रिकाओं में भी ये प्रकाशित हो चुकी हैं। तो अब सीधे सीधे मैं मनीष वैद्य सर की तरफ मुड़ती हूँ। और सबसे पहले तो सर आपको बहुत बहुत बधाई, एक बहुत ही बेहतरीन किताब लाने के लिए। आपकी लेखन शैली सभी यहाँ वक्ताओं ने कहा कि कमाल की है। सही में जब कहानियों को पढ़ना हम शुरू करते हैं तो शुरुआत ही करने के बाद उसके बिंब प्रतिबिंब ऐसे होते हैं, उसमें पात्र ऐसे होते हैं। और सबसे बड़ी बात है ये छोटी छोटी जो हमारे रोजमर्रा के जीवन में वस्तुएं हैं उनको पात्र से जोड़ते हैं और वो कहानी में एक प्रमुख पात्र और भूमिका के रूप में उपस्थित दिखते हैं। तो ऐसी कहानियां लिखने वाले और हम पाठक जब पढ़ेंगे तो वो स्वतः उसमें जुड़ते चले जाते हैं। तो मैं वंदना जी जैसे आप बताई हैं कि इसमें कहानियों में इन्होंने स्त्री पात्र को भी बहुत ही सुंदर तरीके से गढ़ा है, उसके मनोभाव को और उनके जो भी संवेदनाएं हैं और उनके जो संघर्ष है उन्होंने बहुत ही खूबसूरती से गढ़ा है। तो सबसे आश्चर्य की बात है एक पुरुष लेखक स्त्री के इतनी संवेदना संघर्ष को इतने शाब्दिक तरीके से कैसे खूबसूरती से सजा सकता है। तो सर मैं जानना चाहूंगी कि आप इतने बेहतरीन तरीके से इसे कैसे लिख पाए, वो क्या वो स्त्री का जो संवेदना है उसे कैसे आप गहरी पड़ताल कर पाए, क्योंकि आमतौर पे जाना जाता है कि पुरुष स्त्रियों को उतनी समझ नहीं पाते हैं, स्त्रियों के मनोभाव को नहीं पकड़ पाते हैं, उनकी समझ को। तो वो कैसे आप समझकर इतनी गहरी बातें लिख पाए। और सबसे बड़ी बात कि आपने स्त्रियों के साथ सहयोगी भूमिका में अपनी कहानियों के माध्यम से रखा है, जहां ये हमेशा से प्रचारित किया जाता रहा कि स्त्री की दुश्मन होती है, लेकिन आप अपनी कहानियों में स्त्री को सहयोगी भूमिका में रखते हैं स्त्री के समक्ष। तो मैं उन पात्रों को और उन कहानियों के लेखन के संबंध में आपसे कुछ जानना चाहूंगी। बहुत बहुत धन्यवाद रेखा जी। और वंदना वाजपेयी जी को आभार व्यक्त करना चाहूंगा उनके प्रति कि उन्होंने इस नए संग्रह वांगछी पर बातचीत रखी। वंदना जी ने और नलिन रंजन सिंह जी ने वांगछी पर बहुत अच्छे तरीके से, बहुत क्रमवार और बहुत सविस्तार गहराई से बात की है। इसलिए मैं चाहूंगा कि अब मैं कहानियों पर कोई बात नहीं कहते हुए सीधे आपके प्रश्न पर आता हूं, जो आपने प्रश्न किया है कि स्त्री संवेदना की जहां तक बात है, तो मैं एक ऐसे परिवार से आता हूं जहां स्त्रियां बहुत सशक्त रूप में रही हैं। चाहे वो मेरी माताजी हैं या और भी बहन है या बाकी जो भी मेरे आसपास की महिलाएं रही हैं बचपन से लेकर अभी तक, वे बहुत ही सशक्त रूप से रही है और मैंने उनका वही रूप अपने जीवनानुभव में देखा है
और मुझे लगता है कि मैंने कहीं कहानी में शायद उसको गढ़ा नहीं है, वो शायद अपने आप उनके संघर्षों को देखते हुए, परखते हुए, उनका साक्षी बनते हुए, उनका गवाह होते हुए शायद वो चीजें मेरे जेहन में या कहें मेरे अवचेतन में रची बसी रही और वही कहानी लिखते हुए मेरी कलम में चली आई। मुझे नहीं लगता कि मैंने किसी कहानी को किसी अलग तरह से या किसी खास तौर पर किसी स्त्री विमर्श के आईने से देखने की कोशिश की हो। मैंने अपने आसपास जिस तरह स्त्री को देखा है, परखा है, उनके संघर्षों को देखा परखा है, बस वही बात, वही चीजें कहानी में आकर ढल गई हैं। और स्त्रियों ने स्त्री को मेरे देखने में, जहाँ तक मैंने अपने स्तर पे संघर्षों को अपने जीवन में, अपना जीवनानुभवों में जिस तरह देखा है, लगभग वही बात कही है। तो मुझे लगता है कि ये कहने की या परखने की बहुत बात नहीं है, बल्कि मेरे अपने जीवनानुभवों से निकली बात है। तो मुझे लगता है कि जो सत्य के करीब होता है वही शायद कहानी में आकर वो चीज प्रभाव पैदा करता है, इसलिए आपको लगता है। बाकी इसके लिए मैंने कोई अलग से कोई मेहनत या अलग से कोई श्रम नहीं किया। जी, बहुत धन्यवाद सर। अगली बात मैं ये आपसे जानना चाहूंगी कि आपने बाजारवाद के ऊपर भी कहानियां लिखी, जहां जैसे कि अभी समीक्षात्मक टिप्पणियां जो वक्ताओं की आई, तो उसमें हमने जाना कि बाजारवाद को लेकर भी आपने कहानियां लिखी। तो वो बाजारवाद को लेकर आप में क्या कुछ था कि ये संदेश लोगों को जाना चाहिए? एक जिम्मेदार नागरिक की भूमिका या लेखक की भूमिका आपकी रही कि इस बाजारवाद से उपजे जो पीड़ा है लोगों के बीच, उनसे जो जुड़े हुए लोग हैं, उनकी जो पीड़ा है उनको हम समक्ष रखें, लोगों के बीच में रखें। तो ये इस तरह की कहानियां लिखने के लिए पीछे क्या कारण था? हाँ रेखा जी, ये बहुत अच्छा सवाल किया आपने। बेसिकली हम देखें तो अभी पिछले 20-30 सालों में 25-30 सालों में जिस तरह का बदलाव हमारे आसपास हम महसूस कर रहे हैं, देख रहे हैं, हम रिश्तों से दूर हो गए, हम संवेदनाओं से दूर हो गए, हम सरोकारों से दूर हो गए, और ये सारी चीजें हो पा रही हैं बाजार की वजह से। बाजार एक दैत्य की तरह से हमारे सामने है और वो सब कुछ हमारे आसपास लीलने को तैयार है। वो हमारे सरोकारों को लील रहा है, वो हमारी संवेदनाओं को खत्म कर रहा है, वो हमें नई नई चीजों के जाल में, लालच में या उस तरह का प्रलोभन दिखाकर हमें अपनी तरफ मोड़ रहा है और हमारी जो जड़ें हैं उससे हमको काट रहा है, हमारी स्मृतियों से काट रहा है, हमारी जड़ों से काट रहा है, हमारी आपसी रिश्तों को काट रहा है, हमारी संवेदनाओं को खत्म कर रहा है, हमारे सरोकारों को तोड़ रहा है और अपनी तरह का एक अलग तरह का समाज खड़ा करना चाहता है जो जड़ों से कटा हुआ है, जो संवेदनाओं से रीता है। एक इस तरह का समाज हमारे आसपास हम देख पा रहे हैं। और 20-25 साल पहले जिस तरह बाजार के आने, और खासतौर पे मैं आपको कहना चाहूंगा मुक्त बाजार आने के बाद, जो खासकर ग्लोबलाइजेशन के बाद जो समाज है, वो जिस तरह एक तरह की आशंकाएं प्रकट की जा रही थी लगभग 20-25 साल पहले, 30 साल पहले, ये तरह की कि यदि इस तरह बाजार बढ़ा और इस तरह पूरे बाजार, पूरी दुनिया को एक बाजार में तब्दील कर दिया जाएगा, तब जो परेशानियां आएंगी, तब जो समस्याएं खड़ी होंगी मानवीय समाज के सामने, मनुष्यता के सामने, आज वो हमारे सामने साफ साफ दिखाई दे रही है। आज हम देख रहे हैं कि किस तरह हम संवेदनाओं को, सरोकारों को, रिश्तों को और इवन हम हमारे प्रेम को खत्म करते जा रहे हैं, प्रेम हमारे बीच से खत्म होता जा रहा है। तो ये सारी भविष्यवाणियां या जो आशंकाएं थी हमारे सामने, वह सच होती हुई दिखाई दे रही है। तो मुझे लगता है कि एक लेखक होने के नाते हमें वह बात अपनी कहानी में कहना चाहिए, न सिर्फ कहना चाहिए बल्कि एक स्ट्रेटेजी के तहत, एक रणनीति के तहत, और एक कहना चाहिए कि जिस तरह मुक्तिबोध कहते थे कि कॉमरेड तुम्हारी पॉलिटिक्स क्या है, तो उस पॉलिटिक्स के तहत भी हमें अपनी यह बात कहनी चाहिए कि हम किस तरह बदल रहे हैं और किस कारण बदल रहे हैं और हमारे सामने असल शत्रु क्या है, असल विरोधी क्या है।
वो उस व्यवस्था के खिलाफ भी हमें कहना होगा और उस बाजार के खिलाफ भी हमें कहना होगा और हमें अपनी अगली आने वाली पीढ़ियों को भी चेताना होगा कि हम क्या थे और क्या हो रहे हैं। इसलिए बाजार के खिलाफ यह जानबूझकर लिखी गई, जानबूझकर समझी गई और जानबूझकर एक प्रक्रिया के तहत लिखी गई कहानी भी है और मैं यह जानबूझकर कहना चाहता हूँ कि बाजार का देख के हमें किस तरह लील रहा है। बहुत ही अच्छी बातें कही आपने। स्पष्ट बात है कि लेखक की जिम्मेदारियां काफी होती है। वो सिर्फ मनोरंजन प्रदान करने के लिए नहीं लिखता है, वो पाठकों को और आसपास के लोगों को जागरूक करने के लिए और संवेदनाओं का जो बाजार है जहां नष्ट हो रहा है वो समाप्ति की ओर जो बढ़ रहा है उसके प्रति जागरूक करने के लिए आपकी कहानियां लिखी गई हैं। बहुत ही शानदार तरीके से अच्छी लिखी गई हैं। सर, मैं ये भी जानना चाहूंगी कि आपने छोटी छोटी जो वस्तुएं हैं रोजमर्रा के जीवन में उपयोग में आने वाली, घड़ी है, जूता है, चूहेदानी है, मतलब ये सब बहुत सामान्य सी चीजें हैं और इसे आपने एक पात्र के रूप में कहानियों में गढ़ा है। अगर हम इन चीजों को हटा देते हैं तो वो कहानियां आगे नहीं बढ़ पाती हैं। वो जो मुख्य पात्र है कहानी का, उसका जो जीवन है वो आगे नहीं बढ़ पाता है। तो क्या वो चीजें हैं कि हमारे नए जो रचनाकार हैं, पाठक वर्ग हैं, वो भी बहुत कुछ सीख पाए कि मुख्य पात्र के साथ अगर छोटी छोटी चीजों को और आसपास के बहुत सामान्य परिवेश को लेकर इतनी खूबसूरती से भी कहानियां गढ़ी जा सकती हैं। तो ये कला आपने कैसे कर दिखाया? तो प्रेरणा के लिए नए पाठकों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? रेखा जी, अभी बातचीत में वंदना जी ने और नलिन जी ने बहुत अच्छी तरह से इन कहानियों का एक तरह से पूरी रेशे रेशे खोल दिए हैं कि किस तरह ये कहानियां कहानी के रूप में या कहानी की शक्ल में आती हैं और किस तरह ये कहानी अपने आप में कहानीपन में हम इनको देख पाते हैं। मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा इसमें बहुत कहने की बात है। दरअसल हमारे बीच से, जैसे बाजार की अभी आपने बात की थी, तो बाजार के आने के बाद से हमारे बीच से बहुत जरूरी चीजें खोती जा रही हैं। उस खोए हुए को दर्ज करना भी एक लेखक का कर्ज होता है, अपने समय का, अपने समय और समाज का उसके ऊपर एक कर्ज है कि यदि घड़ी हमारे कलाइयों से गायब हो गई है, यदि हम अपना समय मोबाइल और लैपटॉप में देखने लगे हैं, तो मुझे लगता है कि यह बदलाव भी हमारी कहानियों में आना चाहिए। और इस घड़ी के जरिए हम सिर्फ घड़ी की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि उस वक्त की भी बात कर रहे हैं जो वक्त खोता जा रहा है, जो समय खो चुका है हमारे बीच से, उस समय की बात भी है। यह उस समय को पात्र बनाने की बात भी है कि जिस समय की वजह से हम आज बदल चुके हैं। यह समय के बदलने की कहानी भी है और समय को चूंकि पात्र बनाना मेरे लिए इसलिए भी अच्छी बात थी या मुझे जरूरी लगा कि समय ने हमको बदला है या हमने समय को बदला है। तो समय यहाँ एक पात्र के रूप में आता है। समय देखने की चूंकि घड़ी है या वो घंटाघर है या वो जूता है जो बदल रहा है। हम जूता पहनते थे अपनी आवश्यकता के लिए, लेकिन अब जूता पहनने लगे हैं हम अपने ब्रांड के लिए। तो क्या यह हमारे समाज पर जूता नहीं है? क्या यह ब्रांड या जो मल्टीनेशनल कंपनियां हैं वो हमारे समाज पर जूता नहीं मार रही है? मुझे लगता है कि यह समय के खोने की कहानियां हैं। एक मल्टीनेशनल कंपनियों के द्वारा, हमारी व्यवस्था के द्वारा, हमारे ये जो बाजार है, इस बाजार के जूता मारने की हमारे समाज को जो कहानी है, तो मुझे लगता है कि ये बिंब आना चाहिए इन कहानियों में। और ये बिंब आने से या कहानी में वो पात्र की तरह से आने से शायद कहानियां कुछ बड़ी होती हैं, शायद उनके अर्थ और गहराई से खुलते हैं, शायद वो और ज्यादा अच्छे ढंग से पाठक के बीच खुलती है। और मुझे तो यह भी लगता है कि इस तरह कहने से शायद कहानी कई कई अर्थों में खुलती है और उसके बहुअर्थी होने के जो अवसर है बढ़ जाते हैं और कहानी इस तरह बहुअर्थी हो जाती है। जब बहुअर्थी कहानी हो जाती है तो उसके कई कई पार्ट खुलते हैं, कई कई अंतर्ध्वनियां हमारे भीतर से निकलती हैं। और मुझे लगता है कि ये कहानी
कहने वाले के लिए शायद बहुत ज़रूरी भी होता है कि वो अपनी कहानियों को इस तरह कहे कि वो जिस तरह कह रहा है सिर्फ उसी तरह नहीं पढ़ा जाए, बल्कि उसके अलग-अलग अर्थ भी लिए जाएँ, उसको अलग-अलग ढंग से खोला भी जा सके और अलग-अलग पाठक उसको अपनी-अपनी ढंग से पढ़ें। ये मुझे लगता है कि एक पाठक होने के नाते और एक कथाकार होने के नाते ये एक बहुत ज़रूरी बात है। और अंत में आपने जो कहा कि मैं नए पाठकों को क्या संदेश देना चाहूँगा, तो मुझे लगता है कि ये बात मैं शायद नहीं कह पाऊँगा क्योंकि मैं खुद कहानी का छात्र हूँ। मैं अभी कहानियाँ सीख रहा हूँ, मैं कहानी कहना सीख रहा हूँ, मैं कहानी का कहन सीख रहा हूँ। मुझे लगता है नलीन जी या वंदना जी जैसे लोग यदि इस बात को कहें और नए पाठकों को संदेश दें, तो बात होगी। मैं तो खुद अपने आप को नया लेखक कहना पसंद करता हूँ। सर, ये आपका बड़प्पन है कि आप खुद को छात्र और नए लेखक के समकक्ष रख रहे हैं। हालांकि नए लेखकों के समकक्ष आप हमारे लिए प्रेरणा स्रोत हैं, क्योंकि नलिन सर ने भी बताया कि आपकी कहानियों में किस्सा गोई है, कथा है, रस है, भावपूर्ण संवेदनाएं भी हैं। और कहानियां सच में शुरू जब आदमी करता है कि क्या पढ़ें, तो जैसे ही पाठक कहानियों में उतरता है तो वो फिर बीच में रुक नहीं पाता और कहानी अंत तक पहुंचते उसकी जो संवेदनाएं हैं उस कहानी से, उसके पात्र से, और सिर्फ पात्र से नहीं, उसमें जो वस्तुएं जो इस्तेमाल की गई हैं पात्र के साथ जोड़ने के लिए, उसके साथ भी एक जुड़ाव हो जाता है। मैंने भी एक कुछ कहानियों में आपकी ये पढ़ी है, तो ये भाव मैं महसूस की हूँ कि उसमें ये भाव पाठक के साथ हो जाता है, वो संवेदनाओं से जुड़ जाता है। और उस सबसे बढ़िया मुझे खुशी हुई कि ये जूता हो या फिर चूहेदानी हो या फिर घंटा घर की बात हो, उससे पाठक जुड़ाव महसूस करता है। वो शहनाई की जब बात आती है तो वो जो जुम्मा मास्टर है, तो उनका व्यक्तित्व उस शहनाई के बगैर आगे बढ़ नहीं सकता है। और उस जुम्मा मास्टर से जब दिल से जुड़ाव होने लगता है अंत पहुंचते पहुंचते, तो उस शहनाई के प्रति भी कहीं न कहीं पाठक वर्ग एक जुड़ाव जरूर महसूस करता होगा। तो बहुत अच्छी परिचर्चा हुई आज की, और सभी वक्ताओं का मैं हार्दिक आभार व्यक्त करती हूँ कि इस महत्वपूर्ण पुस्तक के लिए इन्होंने समय निकाला, इतनी अच्छी बातें कही, और बहुत सारे पाठक आज लाभान्वित होंगे। और पहले ही मैंने कहा कि इस पुस्तक का नाम ही सबसे आकर्षित है, वांगछी, जो सेतु प्रकाशन से प्रकाशित हुई है, और नाम पढ़कर ही सबसे पहले लोग पाठक पढ़ने के लिए लालायित होते हैं। और आज के परिचर्चा के बाद पाठक वर्गों का एक दायरा बढ़ेगा और वो निश्चित तौर पे इसे पढ़ने के लिए लालायित होंगे। उनके अंदर एक लालसा जागेगी कि हम इस किताब को पढ़ें, और इस किताब को पढ़ने के बाद एक लेखन शैली जो गढ़ी गई है उससे बहुत कुछ सीखने के लिए भी मिलेगा। तो इस परिचर्चा के लिए आप सभी का भी बहुत बहुत आभार। मनीष वैद्य सर को बहुत बहुत हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं इतनी अच्छी किताब लाने के लिए। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज के इस कार्यक्रम को समाप्त करती हूँ। एक मिनट आभार व्यक्त करता हूँ। एक बात मैं भी कहना चाहती हूँ, ये जो किताब है ना, ये कहानियां पढ़ने लायक कहानियां हैं। जब पढ़ेंगे नहीं तब तक आप उस आनंद को जान नहीं पाएंगे। तो इस आनंद को लेना है तो पढ़ना तो पड़ेगा, क्योंकि ये ऐसी कहानियां हैं जब आप पढ़ते हैं तो जो मन में जो कुछ होता है, लगता है कि हम जो कसक उत्पन्न होती है कलाओं के प्रति, जो लोक संस्कृति के प्रति, जो हमारा जो छूटा जा रहा है, छूटे हुए समय के प्रति, जो हम खोते जा रहे हैं उसके प्रति, वो पढ़ने पे ही पता चलेगा। तो इसको पढ़ना बहुत, मेरे ख्याल से तो सभी को पढ़ना चाहिए इस किताब को। बिल्कुल, बहुत सही बात आपने कही, क्योंकि जब तक पढ़ेंगे नहीं तब तक इससे वो वास्तविक जुड़ाव हम महसूस नहीं करेंगे। तो बिल्कुल सभी को ये किताबें पढ़नी चाहिए और उससे जुड़ाव निश्चित तौर पे पाठकों का होगा, मुझे यह उम्मीद है। आप सभी का पुनः बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। धन्यवाद, आपको भी धन्यवाद। सबको नमस्कार। नमस्कार सबको।